हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एक बार फिर। आपका मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था कल, और उसमें मैंने आपको 2 टॉपिक डिस्कस किया था। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया द एमरजेंस ऑफ किंगडम, छोटे छोटे कैसे डायनेस्टी बने हैं उसका डिस्कस किया था। और सेकंड टॉपिक मैंने एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया है। उसको आगे ले चलते हैं आपके टॉपिक। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बताया ही था, जैसे कई कई सारे राजवंशों का उद्भव हुआ है, छोटे छोटे गुर्जर, पतिहार, पाल, चोल, इन सब राजवंशों का। ये पहले सामंत हुआ करते थे। सामंत का पावर जब ज़्यादा हो गया तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जब जान गए कि राजा कमज़ोर हो गया तो सामंत खुद अपनी एक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर लिए, क्योंकि उस किंग के पास इतना पावर नहीं था कि वो अपने सामंतों पर नियंत्रण लगा सके। जब ये किंग बन गए तो खुद को श्रेष्ठ दिखाना शुरू कर दिए, खुद को अलग अलग उपाधि देना शुरू कर दिए। कुछ खुद को महासामंत कहते हैं, कुछ महाराजा धीराज कहते हैं, कुछ इस प्रकार का। ये सब मैंने पिछले टाइम पे आपको डिस्कस किया था, सामंत को डिफाइन किया था, कैसे उद्भव हुआ है सामंतों का। उसमें मैंने आपको पहला टॉपिक बढ़ाया था इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, नई नई डायनेस्टियाँ आई हैं किस प्रकार, कौन से साउथ इंडिया में कितने वंश आए हैं, नॉर्थ इंडिया में आपका चौहान वंश आया है, बहुत सारे वंश इस्टेब्लिश किए खुद को। सेकंड टॉपिक मैंने डिस्कस किया था इसका एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैंने बताया था जो राजा बैठा सिंहासन पे वो अलग उपाधि लेता था, वह खुद को महाराजा धीराज कहा। एक वर्ड और ध्यान में रखिएगा, वो खुद के एक और उपाधि लेता था और वो है त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी तीनों भवनों का स्वामी, यानी खुद को ईश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती। ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट, ये कल लेक्चर में दे नहीं पाया था। ये उपाधि एक और थी राजाओं महाराजाओं की। राजा महाराजा ऐसा नहीं था कि वो स्वार्थी थे या फिर खुद अपने बारे में सोचते थे, नहीं नहीं, सभी वर्गों का उन्हें समर्थन प्राप्त था, सभी वर्ग उन्हें सम्मान करते थे। राजा जानता था कि अगर मैं अपने वर्गों को अपने साथ लेकर नहीं चलूंगा तो वो दिन दूर नहीं जब वो वर्ग रेवोल्यूशन करेगा और उसके तख्ते को पलट देगा, क्योंकि और भी सामंत अभी हैं। इसलिए राजा जो भी काम करता था उसमें सभी वर्गों का कहीं ना कहीं वो भलाई ही छिपा होता था। काम कैसे करे, तो ये क्या करता था, टैक्स लेता था। जिस हिसाब से, जैसे किसान है तो भाई कम टैक्स, जमींदार है थोड़ा ज़्यादा, व्यापारी है तो और ज़्यादा, ऐसे टैक्स लेता था। साउथ इंडिया में 2 टैक्सों का बड़ा प्रचलन था। पहला टैक्स है वेट्टी टैक्स, वेट्टी, VETTI, वेट्टी टैक्स। ये लिया जाता था जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि जो जमींदार थे, जो धनी वर्ग थे, ये आसानी से टैक्स नहीं देते थे। तो राजा क्या करता था, उन्हें डराता था, टैक्स तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो टैक्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी सामंती छीन लूंगा, तुम्हारे मैं अधिकारों को छीन लूंगा। तो ये जबरदस्ती टैक्स लिया जाता था। ऐसा नहीं कि ये जबरदस्ती टैक्स थी तो गलत काम है, नहीं नहीं, वो जो टैक्स लेते थे ना, उस टैक्स को क्या करते थे, जनता के और वर्ग के भलाई के लिए यूज करता था वो राजा। इसे निगेटिव पॉइंट हम नहीं कह सकते। दूसरा टैक्स था लैंड टैक्स। ये तो भाई सबको देना था, जिसके पास जमीन है, जिस हिसाब से वो अपने जमीन पे पैदावार कर रहा है तो वो तो सबको देना ही देना है। तो ये 2 टैक्स आप ध्यान में रखिएगा। पहला क्या है, वेट्टी टैक्स, दूसरा क्या है, लैंड टैक्स। वेट्टी टैक्स क्या है, जबरदस्ती लिया जाने वाला टैक्स, फोर्सली लिया जाने वाला टैक्स। साथ ही दूसरा है लैंड टैक्स। लैंड टैक्स के लिए, लैंड टैक्स सबसे लिया जाता था, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो या कोई भी हो। तो ये 2 टैक्स ध्यान में रखिएगा। तो 2 टॉपिक मैं आपका पढ़ा चुका हूं, इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन। आज स्टार्ट करता हूं थर्ड टॉपिक, और थर्ड टॉपिक है आपका प्रशस्तियां एंड लैंड ग्रांट्स, भूमि अनुदान। प्रशस्तियां क्या है, भूमि अनुदान क्या है, तो याद रखिएगा। प्रशस्तियां वो होती हैं जब राजा का दरबारी अपने राजा की प्रशंसा में एक लेख लिखे। ठीक, यहीं से कहा जाता है फ्लैटरी की शुरुआत हुई, चापलूसिता की शुरुआत हुई। दरबारी क्या करते थे, अपने राजा की खूब प्रशंसा करते थे, खूब तारीफ करते थे, जिससे वो राजा उन्हें बेहतर उपाधि देता था। इसलिए कवियों ने क्या किया, अपने राजा को खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखना शुरू किया कि मेरा राजा ये था, मेरा राजा वो था। इसी को प्रशस्ति के तौर पे आज हम जानते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के समय हरिसेन जी थे, हरिसेन जी ने क्या कहा समुद्रगुप्त को कि भैया समुद्रगुप्त तो व्याघ्र पराक्रम है। व्याघ्र पराक्रम यानी कहने का मतलब है, जब मेरा राजा समुद्रगुप्त चलता था जंगलों में तो व्याघ्र यानी बाघ उन्हें खुद रास्ता देते थे। तो बड़ा चढ़ा के कह दी बात कि व्याघ्र पराक्रम था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा समुद्रगुप्त अच्छा राजा नहीं था, अरे बहुत महान ग्रेट किंग है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है भाई, स्मिथ ने उसे तो नेपोलियन कहा है भारत का। तो ग्रेट किंग रहा है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई हैं। जैसे इसने फिर कहा कि समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम है, यानी अश्वमेघ करने वाला भारत का वह राजा जिसका सामना पूरे भारत में कोई तो नहीं कर पाता था। लेकिन समुद्रगुप्त का रहा तो नॉर्थ इंडिया में रहा, साउथ इंडिया तो आया ही नहीं, तो कैसे पूरा अश्वमेघ पराक्रम करा सकता है। लेकिन वही है, बढ़ा चढ़ा के कहा। ऐसे हर्षवर्धन के समय बाण भट्ट ने कही खूब बढ़ा चढ़ा
चढ़ा के बातें, तो ये फ्लैटरी की शुरुआत कही जाती है मेडाइवल हिस्ट्री के स्टार्टिंग में, यानी एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट में। तो इसमें राइटर अपने जो राइटर थे, हिस्टोरियंस थे, वो अपने राजा के प्रशंसा में खूब बड़े बड़े लेख लिखते थे। वही लेख कहलाता है प्रशस्ति। और ऐसा ही प्रशस्ति मिला है गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट का, जिसकी प्रशस्ति मिली हुई एमपी में संस्कृत में बहुत बड़ी प्रशस्ति है। क्लियर? तो एमपी में वो प्रशस्ति मिला, उसको पढ़ के हमें नागभट्ट के स्टार्टिंग लाइफ के बारे में पता चला। उसी में उसने लिखा है राइटर ने कि नागभट्ट अपने बचपन में ही, जब वो युवराज था, तभी उसने कन्नौज, जम्मू कश्मीर, पता नहीं कितने राज्यों को जीता। जब राजा बना तो और राज्यों को जीत चुका है। तो ये प्रशस्तियां जो हैं कुछ बढ़ा चढ़ा के जरूर कही गई हैं, लेकिन कम से कम उस राजा के बारे में जानकारी तो दी है। इसीलिए हिस्टोरियंस ने उन राजाओं के विषय में लिखा है। तो ये होती है प्रशस्तियां। सेकंड वर्ड था इसका लैंड ग्रांट्स, भूमि अनुदान। भूमि अनुदान राजा देते थे, जो किंग होता था वो राजा देते। जैसे यज्ञ करा लिया या किसी प्रकार का और कार्य कराया, तो ये ब्राह्मणों को एक प्रकार का दान देता था। उस दान में क्या देता था? लैंड, जमीन दे देता था कि लो भैया ब्राह्मण जी, आपने यज्ञ कराई, ये जमीन आपकी। तो एक वो होता है लैंड ग्रांट्स, भूमि अनुदान। साथ ही जब भूमि देता था तो एक तांबे का, कापर का एक पत्र देता था, उसको बोलते हैं ताम्र पत्र। वो पत्र देता तो उस पर लिखता था राजा कि मैं राजा दिसवन अपने इस लैंड को मैं इस ब्राह्मण को समर्पित किया, उस ब्राह्मण को मैंने दिया। उसी से हमें पता चला, अच्छा भैया ये ब्राह्मण यज्ञ कराया है और उसका जमीन लैंड वहां पे है। तो ये होता था भूमि अनुदान, जो राजा के द्वारा दिया जाता था उन ब्राह्मणों को ग्रांट्स के रूप में, जो ब्राह्मण उनके साथ यज्ञ कराते या किसी प्रकार का कोई काम करते। तो 3 टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर चुका। पहला इमरजेंस ऑफ किंगडम मैंने डिस्कस किया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड टॉपिक, और थर्ड टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको प्रशस्ति क्या है। फोर्थ वन आप टॉपिक है वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, धन के लिए युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा आपको महमूद गजनबी के बारे में। सेंट्रल एशिया का एक शासक जिसने भारत में कभी एंट्री किया, और भारत में एंट्री करने का मात्र एक पर्पज, और वो पर्पज है केवल और केवल मनी। सबकी जरूरत मनी, तो ही मनी है। 18 बार अटैक किया है गजनबी ने आपके भारत में, और 18 बार उसने लूटा है आपके भारत को। कहा जाता है 997 ईस्वी में यह मध्य एशिया यानी अफगानिस्तान का सुल्तान बना, और 1030 में यह मर गया, 1030 में यह मर गया। लेकिन इसके बीच में उसने भारत को 18 बार लूटा है। 18 बार अटैक किया और यहां से तमाम संपत्तियों को वह लूट कर ले गया। महमूद गजनबी जितनी बार भी अटैक किया, इसके इतिहास को लिखा है उसी के दरबारी कवि ने, जिसका नाम है अलबरूनी। उसी ने लिखा है उसका इतिहास, और उसी के इतिहास से हमें पता चलता है कि भारत में जितने भी वार हुए, उस वार में कहीं ना कहीं मनी सबसे बड़ा फैक्टर था। 1001 में गजनबी आया था, तो अटैक किया था हिंदू शाही राजा जयपाल के खिलाफ पंजाब में, और उन्हें हरा दिया था। हारने की वजह से जयपाल ने कहा बताओ, एक तुर्की आके मुझे हरा दिया। तो उस राजपूत राजा ने खुद आत्महत्या कर ली। आगे उसने ताबड़तोड़ अटैक किए। जब लगातार अटैक करता रहा तो कहा जाता है किसी किंग ने, भारत का ही कोई किंग था, नाम इतिहास में लिखा ही नहीं गया कौन सा किंग है, उस किंग ने कहा अरे गजनबी आप बार बार अटैक करते हो, धन लूट के ले जाते हो, खत्म होता है फिर आते हो, फिर ले जाते हो, इससे बढ़िया तुम क्यों नहीं गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे अटैक कर लेते, क्योंकि उस मंदिर में है कई अरबों की संपत्ति। कहा जाता है उस मंदिर पे अटैक करके गजनबी 76 करोड़ रुपया लूट के ले गया था, वो भी उस समय। सोचिए उस मंदिर में कितनी संपत्ति रही होगी, क्योंकि वो मंदिर बहुत फेमस टेम्पल रहा है, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, जानते ही होंगे, बहुत फेमस मंदिर रहा है। उसमें तमाम राजा दान करते थे, बहुत दान करते थे। तो जब ये बार बार इन्वेडर आने लगा भारत में, तो जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने कहा ऐसा है कहीं ये मंदिर की तरफ ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो धन संपत्ति मिलती थी उसको दीवार में लगा के उसको चुनवा देते थे। दीवार के अंदर जो दीवार पतली सी थी वो मोटी सी हो गई, अंदर भरा क्या है, केवल और केवल धन संपत्ति।
किसी किंग ने भंडाफोड़ कर दिया। गजनवी क्या, अच्छा ऐसी बात है, मंदिर में इतनी संपत्ति मिलेगा। उसने सोमनाथ मंदिर में 1026, कुछ लोग कुछ राइटर 1025 26 बोलते हैं और यही सही भी है, एक साल उसको निर्धारित नहीं किया, 1025 26 ही उसका टाइम है। इसी में उसने सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया, 1000 पुजारियों को वहां मारा है और यहां से सारी संपत्ति लूट कर ले गया। कहा जाता है वो इस मंदिर से इतनी संपत्ति पाया कि 1025-26 से लेकर 1030 तक उसने पूरे सेंट्रल एशिया को टैक्स फ्री कर दिया, किसी से कोई टैक्स ही नहीं लेता था, इतना संपत्ति पाया। तो सिंपल कहने का मतलब मुझे यह है कि जब राजा महाराजा किसी अन्य क्षेत्रों पर अटैक करते थे तो उनका टारगेट कहीं ना कहीं टेम्पल, मंदिर होता था, क्योंकि वो जानते थे मंदिर में उन्हें उतनी संपत्ति मिल जाएगी जितनी संपत्ति शायद उस राज्य को लूट कर नहीं मिलेगी। इसी प्रकार का कार्य हुआ। कुछ ऐसे क्षेत्र भारत में भी रहे हैं जिन क्षेत्रों पर अधिकार जमाने के लिए भारत में तमाम युद्ध हुए। मतलब भारत में उस समय चाहे फॉरेन इन्वेडर आया हो या भारत में कोई वार हुआ हो, इन वार होने का सबसे बड़ा फैक्टर केवल और केवल मनी था। ऐसे ही आपका मैं इसमें बताऊंगा त्रिगुटीय संघर्ष, 3 राजाओं की लड़ाई, उसको डिस्क्राइब करूंगा मैं अभी। ये 3 गुटीय संघर्ष हुआ है साउथ इंडिया में कन्नौज को लेकर। कन्नौज को महोदय श्री बोलते हैं, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है कन्नौज। इसको प्राप्त करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, सोचिए 200 साल तक लड़े हैं कि किसका राज रहेगा कन्नौज में। ये कन्नौज भारत का सबसे उपजाऊ जमीन था और उस पर राज करने का मतलब है कि मेरे राज्य में समृद्धता खुद आ जाना। तो ये वार किया है इन 3 लोगों ने कन्नौज पे अटैक करने के लिए, चाहे वो नागभट्ट हो या कृष्ण प्रथम हो या गुर्जर प्रतिहार का कोई राजा हो, केवल और कन्नौज को अपने नियंत्रण में लगा लेने के लिए साउथ इंडिया में तमाम युद्ध किए गए हैं। इस हेडिंग में आपको यही 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट रखना है गजनबी के बारे में थोड़ी जानकारी, सेकंड वन ये त्रिगुटीय संघर्ष क्या है, और एक और यहाँ पॉइंट आया है और वो पॉइंट है मोहम्मद गोरी का। कहा जाता है मोहम्मद गोरी जब सेंट्रल एशिया में अपनी तैयारी कर रहा था भारत में आने के लिए, उस समय भारत में नॉर्थ इंडिया में राज है चौहानों का, और चौहानों में राजा बन रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बहुत नाम सुना होगा इन्हीं का, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा है, वही पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता के साथ जिसका मैरिज वाला कहानी जानते ही होंगे आप लोग। तो ये दिल्ली में चौहानों का वंश स्टेब्लिश कर रहे हैं, वो भी प्रसार कर रहे हैं अपने राज्य का। पश्चिम में आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम में बैठा है चालुक्य, पूरब में जा रहे हैं, पूरब में बैठा हुआ है गढ़वाल, इसीलिए वो जा रहे हैं पंजाब, और ठीक पंजाब की तरफ आ रहा है सेंट्रल एशिया का शासक गोरी, जो 1191 में लड़ा है तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया। पृथ्वीराज चौहान ने यहां गलती कर दी। गोरी जब हारा तो उसने पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग ली। उसने कहा मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा, मुझे एक छोटा क्षेत्र पंजाब में दे दीजिए, मैं वहीं राज करूंगा, मैं कुछ नुकसान नहीं करूंगा। राजपूत शासक था, ये विश्वास कर लिया और उसे माफ करके पंजाब का एक क्षेत्र दे दिया। लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि 1 साल में उसने अपनी सेना को तैयार किया, सेंट्रल एशिया में अपने बड़े भाई ग्यासुद्दीन गोरी से सहायता ली और 1192 में एक बार फिर ललकारा है पृथ्वीराज चौहान को तराइन के सेकंड वार में। इस वार में कहा जाता है गोरी ने मार दिया है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, और राज उसका कायम हुआ दिल्ली में। यही दिल्ली राजवंश कभी भविष्य में दिल्ली सल्तनत बनेगा, जिसे मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। 1192 में पृथ्वीराज चौहान का मरना भारत में मोहम्मद गोरी के काल की शुरुआत है। नेक्स्ट चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, इतना स्टोरी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो नॉर्थ इंडिया में अब मोहम्मद गोरी आ रहा है, साउथ इंडिया में कन्नौज को लेकर बार बार लड़ाई होती रह रही है, और इधर तमिलनाडु में एक नए राजवंश का उद्भव हो रहा है, और वो राजवंश है चोलों का, चोल राजवंश। इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसका जो राजवंश है इसे मुझे बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे एक वीडियो पूरा चाहिए चोल वंश के लिए। इसीलिए मैं नेक्स्ट टाइम पे उसका वीडियो बनाऊंगा, यानी कल। तब तक आप लोग ये इतने टॉपिक तैयार करके रखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, और जिस दिन मुलाकात करूंगा एक एक क्वेश्चन का आंसर देखूंगा, ठीक। टॉपिक मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी,
सेकेंड वन एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड वन प्रशस्तियां, लास्ट वन वार। ठीक, किसको लेकर वार हुआ, ये 4 टॉपिक आप तैयार कीजिएगा। कल हम लोग मुलाकात करेंगे चोल वंश के साथ। ओके, थैंक यू।